हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पीटी 365 का कि हमें कैसे इकॉनमी सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना है अपना, ताकि हम एग्ज़ाम में और अच्छा कर पाएँ। सो गाइस, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ दैट कि असेट क्वालिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में समझते हैं हम। इससे रिसेंटली कौन सी रिपोर्ट आई है, कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इसमें हो सकते हैं, तो वो सारी बातें गाइस हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं। देखो, आरबीआई ने ना रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला जिसका नाम था रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-2022 की रिपोर्ट है ये। और इसमें ना हाईलाइट किया गया है जो बैंकिंग का ग्रॉस एनपीए है, यानी कि जीएनपीएज है, वो डिक्लाइन हुआ है टू 5% फ्रॉम अ पीक ऑफ 9% जो 2017-18 में रहा करता था। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या एनपीएज होते क्या हैं। तो एनपीए सबसे पहली चीज़ क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी असेट्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो लोन और एडवांस जो भी आप क्लासीफाइड करते हो एनपीए में, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो ओवरड्यू हो जाता है 90 डेज़ के लिए, या कह लो एक क्वार्टर के लिए। जब प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आया, बैंक को नहीं मिला, तो वो क्या बन जाएगा, आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, फर्दर इसको डिस्कस करा हुआ है। जैसे देखो, एग्रीकल्चरल लोन में क्या होता है कि 2 क्रॉपिंग सीजन में आपका एनपीए ओवरड्यू रह गया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, तो वो एनपीए में आ जाता है। ऐसे ही लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर 1 क्रॉप सीजन का अभी ओवरड्यू रह गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका वो एनपीए बन जाता है। समझ गए यहाँ तक बात आप? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बैंक एसेट्स और एनपीएस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ना बैंक एसेट्स एंड एनपीएस के बारे में। देखो, बैंक क्या होता है, लेंड करता है बैंक, है ना। बैंक लेंडिंग देता है, लोन देता है, एसेट ऑफ बैंक भी कहलाता है लोन। अब इसमें 2 तरह के एसेट हैं, एक स्टैंडर्ड एसेट होता है, एक आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है कि इफ़ इट हैज़ नो प्रॉब्लम और डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। स्टैंडर्ड एसेट उसमें होता है जो आपको नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा होता है, और इट हैज़ नो प्रॉब्लम, डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क नहीं होती है स्टैंडर्ड एसेट में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में सीजेस टू जनरेट इनकम, ठीक है, तो उसको एनपीए कह देते हैं। जिस भी एसेट में आपको इनकम ना जनरेट हो तो वो एनपीए हो जाती है। अब एनपीए 3 तरह से याद रखने हैं, एक सब स्टैंडर्ड होता है, डाउटफुल एसेट होता है, एक लॉस एसेट होता है। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है वो एसेट एनपीए का जो 12 महीने से कम का पीरियड का है, तो वो सब स्टैंडर्ड है। जो 12 महीने से ज़्यादा का होता है वो डाउटफुल होता है। लॉस का मतलब ये है कि इफ़ द लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर और बाय द कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट बैंक, तो वो सारा का सारा लॉस एसेट के अंदर आता है। ठीक है, तो एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है ईज़ रिफॉर्म से रिलेटेड। तो याद रखना, ईज़ रिफॉर्म 2018 में लॉन्च हुआ था बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसमें ईज़ 5.0 तक रिफॉर्म्स लेकर आए, न्यू एज कैपेबिलिटीज़, कंज्यूमर नीड्स कैसे जैसे रिस्पॉन्ड करना जो इवॉल्व हो रही हैं, कंपटीशन, ये न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में देखना। 3 ईयर स्ट्रैटेजिक रोड मैप है, उसके बारे में उनका बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सर्विसेज, ये सबको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। Now guys, let's move to the next news, that is your recovery and restructuring measures जो लिए जाते हैं। that is वो कौन कौन सा होता है रिकवरी एंड वाला मेजर्स। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स है गाइस, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं हम क्या होता है वो। न्यूज़ में डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स क्यों रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एक्सक्लूसिव बेंच 30 डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स को क्रिएट किया चेन्नई में, मुंबई के अंदर और दिल्ली टू रिजॉल्व केसेस अबव ₹100 करोड़। डीआरटी किसी एक्ट से आया है, उस एक्ट का नाम याद रखना, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के थ्रू आया है। समझ गए। और इसका ना ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी ट्राइब्यूनल को बनाने का, कि वो ना एक्सपीडियस तरीके से डेट की रिकवरी करे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अच्छा, इस केसेस को जो सुनता है ना, वो सरफेसी एक्ट 2002 में सुना जाता है। यानी व्हाट इज सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, इस एक्ट में ना गार्ड किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी लोन डिफॉल्टर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है टू टेक कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज, उनको प्लेज लेना अगेंस्ट द लोन, मैनेज और सेल देम टू रिकवरी ड्यूज। बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के ये सारा काम ये सरफेसी एक्ट के थ्रू गार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर न्यूज़। ध्यान रखना, इट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। ऐसा नहीं है कि खाली किसी स्टेट्स में है, सभी एसेट्स को आपका ये कवर करता है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। तो इट कम्स इन टू प्ले अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है अपनी पेमेंट फॉर मोर देन 6 मंथ, तो ये लगता है। ठीक है, अब आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के बारे में देखते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ARCs। तो आरबीआई ने
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को अमेंड किया है फॉर ARC, और उसमें सुदर्शन सेन रिकमेंडेशन कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में ध्यान रखो, एक ऐसी कंपनी जो किस अप्रोच के लिए की गई है कि NPA को रिजॉल्व करना है, किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू, जो नरसिम्हन कमेटी सेकंड की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर। इसमें ना कंपनी रजिस्टर की जाती है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002। याद रखना, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? RBI रेगुलेट करता है, ठीक है, बाय और एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कुछ गाइडलाइंस हैं, ध्यान से सुनना। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनने के लिए ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू शुड हैव द मिनिमम नेट ओन फंड, जो आपके 1000 करोड़ के होने चाहिए, ठीक है, और अंडर दी आप इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोर्ट में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी बने होने चाहिए। अच्छा, अर्लियर क्या होता था, सरफेसी एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया था ARC को फ्रॉम डूइंग अदर एक्टिविटीज़ रादर दैन द सिक्योरिटाइजेशन और इतना करने को विदाउट RBI's परमिशन। लेकिन IBC ने फिर उसको टाइम बाउंड प्रोसेस में रिजॉल्व कराया इंसॉल्वेंसी को और ये सब। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आया। ओन फंड 1000 करोड़ होने चाहिए। मेन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रेज करनी होती है सेट करने के लिए ARC को, डेट इज ₹300 करोड़। एग्जिस्टिंग जो आपकी थी वो कितनी थी? 100 करोड़ थी। चेंज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म, जैसे कि आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, लाइक दैट, ऐसा कुछ फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, तो ये इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एक NARCL होता है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है। दोनों का काम क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, और डेट आइसोलेट रिस्की एसेट्स को बैंक से सेपरेट एंटाइटी को जाके ये फॉर्म कर देते हैं, अदर लगा देते हैं। NARCL में ध्यान रखना पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए मेजर स्टेक है, और IRDACL में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए मेजर स्टेक है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर न्यूज़। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कर लेते हैं, है ना। कौन बनाता है? RBI फॉर्म करती है। सबसे पहले इन्फ्लेशन इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। के अंदर हम देखते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। देखो, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जनरल आपका राइज होगा किसी भी इकॉनमी में ओवर टाइम, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मेजर इन्फ्लेशन इंडेक्सेस जो है इंडिया के, वो हम देख लेते हैं, वो क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक होता है WPI, एक होता है CPI, और एक होता है CFPI, डेट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। WPI का मतलब क्या होता है? ये बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम इन टोटल होलसेल ट्रांजेक्शन जो आपने एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल में करी है। याद रखना, WPI को रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये सब करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी करती है। CPI के लिए ध्यान रखना स्पेशली कि ये रिटेल इन्फ्लेशन होती है। CPI बेस्ड इन्फ्लेशन ना रिटेल लेवल पर प्राइस की कितनी मूवमेंट हुई है उसको दिखाती है। CPI को रिलीज कौन करता है? NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक टर्म होती है CFPI, दैट इज कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ये क्या करता है? रिटेल प्राइसेस को मेजरमेंट करता है, फूड प्रोडक्ट्स की जो भी कंज्यूम की गई हैं बाय अ पॉपुलेशन ग्रुप इन अ गिवन ईयर। इसको भी NSO ही रिलीज़ करता है। इट इज़ रिलीज इन 3 कैटेगरीज, रूरल, अर्बन एंड कंबाइन ऑन द इंडिया बेसिस। मई 2014 में, और इसका 2012 एज अ बेस ईयर लिया जाता है, ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब किसी भी जगह पर जब भी ना कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ना हमारा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे CPI WPI बेस इन्फ्लेशन को डाइवर्ट करते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइवर्जन के लिए, वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, एक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द पर्पस एंड डिज़ाइन विद CPI रिफ्लेक्टिंग प्राइस मूवमेंट एट रिटेल लेवल, और WPI को होलसेल लेवल पर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। फिर इनके ना आइटम और वेट्स में डिफरेंट होता है, क्योंकि स्पेसिफिक कमोडिटीज़ इंडाइसेस जो है वो अलग अलग डली होती हैं। CPI में फूड एंड बेवरेज का हाईएस्ट वेटेज होता है, ध्यान रखना, अब 45%, जबकि ना WPI में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो वेट होता है वो 64% होता है। तो तुम कह सकते हो कि ज़्यादातर WPI में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लीड करता है। अब नेगेटिव्स क्या है हाई इन्फ्लेशन के? तो देखो, पहला सबसे बड़ा नेगेटिव है, ये है हाई एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन होना, क्योंकि उससे आपका क्या होगा? आप देखो, बहुत दिनों तक इन्फ्लेशन बंदा झेल रहा है तो उसकी सेविंग्स पर असर पड़ेगा, नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे, उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पुअर हो जाएगा, है ना। हायर कैश हैंड में रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ फिर क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्पीड करेगी। एलोकेटिव जो आपकी एफिकेसी हो सकती थी ना, उसको इम्पैक्ट डालेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी दिक्कत करेगा। कैसे फॉरेन करेंसी जो बोरोवर ले रहा था उसको एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा वीकन हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड की गोल्ड एज अ हेज जो है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से ना आपका एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो पूरा का पूरा इरोड कर जाएगा। तो दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन जो होता है, या इसको हम CPI इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो इंडिया में 6% से ज़्यादा हो गया और कॉन्टीन्यूस 3 क्वार्टर्स तक हमने देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सप्लाई शॉक्स हैं, पैंडमिक लॉकडाउन्स की वजह से, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से, कमोडिटी प्राइसेस यूक्रेन वॉर की वजह से, ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक टर्म आई CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? वो इंडेक्स जो आपको कैलकुलेट करके बताता है कि नेशन में रिटेल इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, और इसको हम मार्केट बास्केट भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितना भी शिफ्ट आ रहा है ना आपका हाउस होल्ड्स में, तो उसको ये कैच करता है कि भाई कितना चेंज आ रहा है। तो अब समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क किया क्यों जाता है। देखो, किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का, किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक का प्री कंडीशन या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो फिर अंडर हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कर क्या रहे हैं, सेंट्रल बैंक स्पेसिफाई करता है इन्फ्लेशन रेट को एज अ गोल लेते हुए और एडजस्ट करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, ताकि हम स्पेसिफाइड एनुअल इन्फ्लेशन रेट को अचीव कर पाएँ। अब यहीं पर आता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया, उसको भी गाइस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इंडिया का कैसे आया। देखो, उर्जित पटेल कमेटी थी, ठीक है, रिकमेंडेशन आई 2014 में उसकी। अब जब रिकमेंडेशंस आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI ने इसको साइन भी किया और उसको बनाया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन 2015। अब समझने की बात यह है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का कॉम्पोजिशन उसमें क्या होता है। तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है गाइस, 3 इंटरनल मेंबर RBI के होते हैं। RBI का गवर्नर होगा आपका, और आपका 3 एक्सटर्नल मेंबर चेयरमैन होंगे, और आपके 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद इसका एक और ध्यान में आपको ये रखना है कि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हर ईच मेंबर का ना वोट होता है विद RBI गवर्नर हैविंग अ सेकंड, और कास्टिंग वोट होता है अगर इक्वलिटी ऑफ वोट आ जाए। MPC को जो एटलीस्ट 4 बार ही मिलना होता है साल में, जिसमें मीटिंग करते हैं। कोरम इनका क्या है, एटलीस्ट 4 मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या क्या होता है। अच्छा, RBI एक्ट 1934 को अमेंड किया गया 2016 में, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बात की गई, ठीक है। और इसमें स्टैट्यूटरी कुछ इंप्लाइज्ड आपका कुछ प्रोविजंस लाएगा और MPC लेकर आएगा, और इसमें बोला गया MPC में 6 मेंबर बॉडी होगी रेपो रेट्स को सेट करने के लिए, इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करने के लिए। तो करंटली हमने 4% CPI इन्फ्लेशन टारगेट रखा है, विच इज़ प्लस माइनस अपर एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट तक हो सकता है। तो अगर एवरेज आप अगर बात करो तो ऐसा होता है कि भाई अगर अबव चल रहा है या अपर टॉलरेंस या लोअर टॉलरेंस लेवल पे आ रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो RBI हैज़ टू डू समथिंग फॉर द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, क्यों फेलियर हो रहा है, इन्फ्लेशन टारगेट हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं। रेमेडियल एक्शंस लिया जाएगा बाय द RBI और एस्टिमेट टारगेट को किया जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, ना टाइप्स होता है पॉलिसी स्टांसेस का, समझ लो क्या होता है वो। देखो, पहली चीज़ है अकोमोडेटिव स्टांसेस। अकोमोडेटिव स्टांसेस का मतलब क्या होता है कि हम ना सेंट्रल बैंक एक प्रिपेयर करेगा कि मनी सप्लाई को कैसे एक्सपेंड करना है, क्योंकि उसका मेन टारगेट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। तो जब ऐसा होता है तो अकोमोडेटिव स्टांस में क्या किया जाता है, पॉलिसी रेट को कट किया जाता है। ऐसे ही न्यूट्रल स्टांस क्या है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कट करने हो रेट को या इंक्रीज करना हो पॉलिसी रेट को, तो ये पॉलिसी प्रायोरिटी बना के ताकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ इक्वल हो जाए, तो उसको न्यूट्रल स्टांस कहते हैं, ठीक है। एक होता है हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस का मतलब क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जब एक कर्ब करना चाहता है मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को लो करना चाहता है, तो वो पॉलिसी रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कैलिब्रेटेड टारगेटिंग का टाइटनिंग का मतलब क्या होता है कि वो टर्म जो रेट हाइक को कैलिब्रेटेड मैनर में करे, यानी कि टुवर्ड्स रेट हाइक, बट नो नेसेसरी कोई पॉलिसीज में लाने की ज़रूरत नहीं है, पर हर पॉलिसी मीटिंग के अंदर ये बात की जाती है, ठीक है जी। तो ये एक बात थी। अच्छा, उसके बाद आगे समझो आप प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स क्या होता है और ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सजेस्ट करा कि भाई ऐसा करते हैं, कुछ प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर बनाते हैं, कुछ क्रिटिकल गुड्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में उनके लिए। तो सेंटर ने कहा भी 750 मॉनिटरिंग सेंटर्स होंगे बाय मार्च 31, 2023, और 50% जो है विल बी फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड 50% उसको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया गया, तो देखो सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जी देखो आपका जो ये सिस्टम है ना कि भाई क्या क्या स्टेप्स लिए जाएँ प्राइस स्टेबिलिटी को करने के लिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी। एक तो ना देखो इसमें स्कीम है कुछ आपके ये करने के लिए कि भाई कैसे प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किए जाएं, कैसे प्राइस डेटा रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाएं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता है ताकि वो इन्फ्लेशनरी
ट्रेंड्स को टैकल कर पाए, है ना, मार्केट इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। तो प्राइस सबसे पहला ना करंट सेटअप क्या है प्राइस मॉनिटरिंग का, तो पहला होता है कुछ डिपार्टमेंट ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स है उससे प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन से होता है, बनाई हुई है, ताकि वो ना मॉनिटर कर पाए, सेलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस चेक कर पाए, रिटेल होलसेल प्राइस देख कर स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस को देख पाए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है ये भी देखा जाता है भाई स्टेट सप्लाई कितनी कर रही है, स्टेट में भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ, है ना, तो वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पीएमएस ऐप भी है, उसमें 22 एसेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, मॉनिटर किया जाता है ताकि क्रॉस चेक भी चलता रहे कुछ ना कुछ। तो बेनिफिट क्या होता है, देखो अगर हम ना पीएमसी करते हैं तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ई दाखिल पोर्टल से क्या होगा, ऑनलाइन आपका फाइल हो जाएंगी कंप्लेंट वगैरह, मार्केट इंटरवेंशंस रहेंगी, तो ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें गाइस कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं गाइस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। तो देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, ये न्यूज़ में क्यों रहा सबसे पहले, तो याद रखना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको करती है और ये निकालती है एज अ स्टेप कि भाई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिडम आपका कॉरिडोर बन पाए। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का एक सीधा सा मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ताकि हम लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर पाएँ, जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है विदाउट एनी कोलेटरल या रिटर्न उनका कितना आने वाला है उसको देखने के लिए। सबसे पहले इसको रिकमेंडेशन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को गैस किया गया था उर्जित पटेल की कमेटी में, ठीक है। तो उर्जित पटेल कमेटी में क्या रिकमेंडेशन दी गई थी 2014 में कि कुछ ऐसा टूल बनाना है जिससे कि लिक्विडिटी मैनेज हो पाए। तो फिर सेक्शन 17 जो आरबीआई एक्ट का है उसको भी एम्पावर करा गया भाई कि एसडीएफ अगर एडिशनल टूल है तो कैसे करा जाए। तो एसडीएफ ने ना सबसे पहले आते ही क्या करा, FRRR को रिप्लेस कर दिया। एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ने फर्स्ट रेट रिवर्स रेपो को प्लेस कर दिया एज अ फ्लोर ऑफ LAF कॉरिडोर। तो डिपॉजिट जो एसडीएफ के होते हैं वोंट बी एलिजिबल फॉर कैश रिजर्व रेशो में मेंटेनेंस आपको अलग से करनी पड़ती है देर पर विल बी एलिजिबल एसेट फॉर मेंटेनेंस ऑफ SLR के लिए हो सकता है। नीड क्या है तो हम जानते ही हैं कोविड-19 में हमें सरप्लस लिक्विडिटी को मैनेज करना था, इसलिए हमें एसडीएफ लाना ज़रूरी था। अदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी हैं, ऐसे आपका टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें भी की गई हैं। आगे चलिए अब समझने की ज़रूरत ये है आपको कि ना टर्म एसोसिएटेड विद लिक्विडिटी मैनेजमेंट में जो टर्म्स है ना उसको भी हम देख लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना गाइस तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कैसे कैसे इसको डील करना है। तो देखो इसमें यहाँ पर ये क्या बता रहा है, सबसे पहले यहाँ समझने की ज़रूरत ये आ जाती है कि हम ये समझें कि टर्म में क्या क्या आता है। देखो रिवर्स रेपो रेट आता है पहला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर एक्सेस फंड जो आरबीआई हो जाते हैं ना टू पर्क देयर एक्सेस फंड फॉर आरबीआई तो दिए जाते हैं। मतलब जब आरबीआई को लगता है कि किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा सरप्लस में पैसा हो रहा है तो उसके पैसे को मेंटेन रखने के लिए, मैनेज करने के लिए आरबीआई उनसे पैसा लेता है, ठीक है। तो कोलेटरल देना होता है, हाँ जी बिल्कुल देता है, फ्रॉम आरबीआई टू बैंक्स। फंक्शन क्या है, कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर हमने पढ़ा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया इनके लिए फैसिलिटी देने के लिए ताकि जब एक्सेस फंड विद आरबीआई हो जाए तब ऐसा हो, ठीक है। ये बैंक के डिस्क्रिप्शन में होता है। तो क्या कोलेटरल रखना होता है, नो। टूल क्या है, वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करने के लिए, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जहाँ आरबीआई किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये आपका रेगुलेटरी, ये भी क्या कर रहा है, लिक्विडिटी रेगुलेट कर रहा है। हाँ कोलेटरल चाहिए, हाँ जी, फ्रॉम बैंक्स टू आरबीआई। एक आपका होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग विंडो है फॉर एसबी टू गेट ओवरनाइट फंड्स अगर हमें चाहिए हो, ठीक है। तो उसके लिए ओवरनाइट फंड के लिए हमारी कुछ ऐसा हो रहा है कि एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच हो गया, कैश की शॉर्टेज आ गई, तो भी शॉर्ट टर्म तरह का लोन यहाँ पे दिया जाता है। एंड इट इज़ अ मैक्सिमम लिमिट 22% होती है और नेट डिमांड टाइम आपके टाइम लाइबिलिटीज़ के थ्रू। और क्या कोलेटरल रखना होता है, हाँ जी बिल्कुल रखना होता है, ठीक है। चलिए जी आइए आगे ना कुछ की कॉन्सेप्ट दे रखे हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को। तो यहाँ हमें ना बिल्कुल देखो हम क्या करते हैं, हम ना छोड़ते हैं कि छोड़ो यार क्या ज़रूरत है करने की, बट ऐसा मत करो यार। आपके लिए ना एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ से कौन सी चीज़ आपके लिए आ जाए और आपको वहाँ पे वो दिक्कत कर जाए तो पता नहीं होता। इसलिए कुछ टर्म्स को ना स्पेशली इकोनॉमिक्स में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखो पहली टर्म है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो बेसल थर्ड जो नॉर्म्स है ना उसको फॉलो करने के लिए सेंट्रल बैंक ने ना कुछ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बनाया बैंक्स के लिए, और ये कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनको फिक्स परसेंटेज बैंक के रिस्क ऑफ वेटेड लोन्स के अकॉर्डिंग इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करा जाता है। इंडिया में ये आपका 2015 में आया और इसको आरबीआई ने रखा। इसका एम क्या होता है, जितने भी बफर ऑफ कैपिटल गुड टाइम्स में हमारे बिल्डअप हो जाते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं आगे मेंटेन करने के लिए क्रेडिट रियल सेक्टर में डिफरेंट डिफिकल्ट टाइम्स में, तो रखा जाता है। ये ना बैंक्स को ना इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग करने से
बचाता है, इसलिए इसको कहते हैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ठीक है, एक टर्म गाइस होती है बैंक एश्योरेंस। क्या होता है? ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, वो अलाउ करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बैंक के क्लाइंट बेस को बेच सकें। ठीक है, ये इसलिए होता है। तीसरी चीज़ है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। इसका मतलब क्या है कि मनी जो बैंक है ना, हाउ मच ऑफ मनी बैंक्स हैव रेज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो अगर लो रहा इसका रेशो तो सजेस्ट क्या करता है वो, रिलेटिवली पुअर क्रेडिट ग्रोथ, और अगर हाई है तो स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर क्रेडिट की बात करता है। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है? प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन का सीधा सा मतलब है कि भाई जब बैंक अपने सर्टेन रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड को, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट को या नेट एनपीएस को, रिटर्न एसेट को जब भी ब्रीच करेगा तो फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में, या प्रॉफिट ऑफ रेमिटेंसेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, ब्रांच की एक्सपेंशन में, डोमेस्टिक ओवरसीज में यहाँ पर तरह से लगाई जाती है। अच्छा, एक टर्म होती है गाइस लोन वेव ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं और हमें ऊपर से निकल जाती है, तो हमें बहुत ध्यान से समझना है। लोन वेव ऑफ का मतलब है कि ना किसी लोन अकाउंट का कंप्लीट कैंसिलेशन करा दिया आपने। क्या करा दिया? कंप्लीट कैंसिलेशन करा दिया। इसका मतलब जो बॉरोवर है वो अब पर्टिकुलर डेट से कंप्लीटली फ्री हो गया है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कई बार करती है ना कि नेचुरल कैलामिटी में फार्मर के साथ ये हुआ तो चलो उसका लोन अब वेव ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है लोन राइट ऑफ। आपने सुना होगा, इसका मतलब है कि एक ऐसी मूवमेंट जिसमें ना असेट में, लोन में आपने किसी ना किसी डिफ़ॉल्ट करा है, डिफ़ॉल्ट साइड पे चल रहा है एसेट साइड। ठीक है, और मतलब लॉस किसको हुआ है? लेंडर को लॉस हुआ है। तो बैंक राइट ऑफ का मतलब है कि आफ्टर बॉरोवर हैज़ डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, है ना। जैसे बैंक ने मान लो किसी एक्स पर्सन को लोन दिया, अब वो एक्स पर्सन डिफॉल्ट कर गया, नहीं चुका पाया, तो बैंक की साइड से क्या होगा, ये सारा का सारा पैसा राइट ऑफ हो गया एक तरह से लोन। ठीक है, एंड देयर इज़ अ वेरी लो चांस ऑफ रिकवरी, ऐसा भी है, एनपीए भी रिड्यूस करना है। तो इट डज नॉट टेक अवे द बैंक्स राइट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द बॉरोवर थ्रू लीगल मीन्स। इन द लास्ट 5 years द बैंक राइट ऑफ कैसे कर लेता है? 10 लाख करोड़ अगर अराउंड कर भी चुका है, एंड आउट ऑफ विच बैंक वर एबल टू रिकवर 1,32,036 करोड़ इतना कर चुका है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आपका देखो यहाँ पर आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। क्या होता है? तो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या दे रखा है? लोअर आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए बैंक का ऑफर करने, एक्सेप्ट इन सम केसेस है कि इंटरनल बेंचमार्क और रेफरेंस रेट की तरह काम करता है। इसका बेनिफिट ये होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ना ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। फिर एक होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कई बार ये पेपर में आया, ध्यान से सुन लो इसके बारे में भी। देखो क्या होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में सुनो। ये ना आरबीआई बाई एनुअली निकालता है, यानी 2 साल में एक बार निकालता है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करता है भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कितना रिस्क है, कितना रेजिलियंस है, ये सारी चीज़ें। और इससे अगर हम करते हैं तो देखो भाई हमारा जो मेन है वो यही है ना कि भाई बैंकिंग सिस्टम मैक्रो शॉक्स को ऑब्जॉर्व कर पाए विदाउट फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन ड्यू टू इम्प्रूव कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो लाइक दिस, डिक्लाइन करना ग्रॉस एनपीएस को, ये सभी करना। उसके बाद रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। इसमें 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को निकाल के लिया गया है, और ये सिंगल विंडो रेजोल्यूशन फॉर कंप्लेंट है। अगर कोई चीज़ ऐसे नॉट रिजॉल्व विद इन 30 days ऐसा कुछ है, या ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है, डिफाइन करता है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज को, इस तरह से। उसके बाद एक टर्म आती है दक्ष। दक्ष का मतलब क्या है? वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, कंप्लाइंसेस हैं बेसिकली, और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप फर्दर कंप्लाइंस कल्चर को इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, एप्लीकेशन विल इनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन, इंस्पेक्शन, प्लानिंग, ये सब करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। क्या होते हैं? देखो ये ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के थ्रू रजिस्टर किए जाते हैं, और ये ड्यूरिंग दी और यूनियन बजट और 14-15 में अनाउंस किए गए। आरबीआई अपनी गाइडलाइंस इशू करता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फर्दर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाएँ, अंडरसर्व्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को बचा पाएँ। और इसमें ना 75% क्रेडिट एक्सटेंड किया जाता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती है वो 200 करोड़ होती है। लिस्टिंग को मैंडेटरी रखा जाता है। चैलेंजेस बस इसमें कुछ यही है कि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, शार्प डिक्लेरेशन है, आपका डिस्लेशन है लोन ग्रोथ में, ये सब क्योंकि आपका पैंडमिक वगैरह पड़ गया था। नेक्स्ट आता है अकाउंट एग्रीगेटेड फॉर सिस्टम। क्या होता है? ये भी अनवेल किया गया 2021 में। ए सिस्टम भी इसको बोलते हैं। आरबीआई रेगुलेट एंटाइटी होती है एक तरह से। ठीक है, कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड है बैंक अकाउंट्स का, यूज़र के लिए एक ही प्लेस पर ही मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड योर ए अकाउंट। नेक्स्ट हमारे जो टर्म्स हैं गाइस, दैट इज़ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी एक टर्म होती है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब ये है कि भाई इनकम टैक्स में जो आपका डिपार्टमेंट है उसने नोटिफाई करा है कि भाई एवरी ईयर ये निकाला जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और मैच किया जाएगा प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो आपके पेपर में अगर आ जाता है तो ये लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट आपका ये सब दे रखा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन CI अपॉन
फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच एसेट वॉज हेल्ड। तो दिस इज हाउ इट विल कैलकुलेट, ये ना बेसिकली यही निकाला जा रहा है टैक्स पेयर को देखते हुए कि कैसे कम्यूट करना है। एक लिबॉर होता है, लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है, ये ना आपका रेफरेंस रेट होता है जो भी अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इंटरबैंक मार्केट में उसकी तरह, और ये बेंचमार्क की तरह काम करता है फॉर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एंड यूज फॉर करेंसी रेट स्वैप्स। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज करते हैं। तो 5 साल में इसको कंप्यूट किया जाता है, स्विस फ्रैंक, यूरो, ये सारे के सारे ना। इंडिकेटर है ये, हेल्थ आपका फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्थ बताता है, और ये इंडिया के आपके मिबोर की तरह इक्विवेलेंट है, दैट इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है, जिसको कौन इक्वेट करता है, कैलकुलेट करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए यील्ड कर्व वाला, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो वाला कर लेते हैं गाइस। यील्ड कंट्रोल कर्व का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो जापानीज येन है, वो डिक्लाइन कर गया एज पर द बैंक ऑफ जापान स्टक विद दिस पॉलिसी ऑफ यील्ड। यील्ड कंट्रोल कर्व को हम इंटरेस्ट रेट कैप भी कहते हैं। इसका मकसद यही होता है कि इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना, टारगेट करना लॉन्गर इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, और इट हेल्प्स टू प्रिवेंट रिसेशन, है ना, वगैरह को बचाने के लिए। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन का मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, शॉर्ट में आप देख भी सकते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि ना स्लो डाउन होना ग्रोथ में, इंक्रीज करना कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में। स्टैग मतलब स्टैग्नेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कि स्टैग्नेंसी भी है और स्लो डाउन भी है और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए अगर हायर ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी उससे नीचे ही गिरेगी ना, प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर। तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबल स्टैगफ्लेशन। एंड कीप लाइकिंग, कीप स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।